हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टॉपर ट्रिक्स एकेडमी में। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 8 की साइंस का चैप्टर नंबर 8। तो यह वीडियो बहुत ही अच्छा वीडियो होगा आपके लिए। और ये जो पार्ट है आपका अध्याय है, इसमें जो बताया गया है कोशिका के बारे में। तो ये जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगर जो आप 8th 9th 10th किसी भी क्लास की बुक उठा के देखें, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आप लोग वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और अपने दोस्तों के पास इसको शेयर कीजिए। टोटल वीडियो हिंदी माध्यम में होगा और आपको एक एक चीज़ बहुत ही आसानी से आसान भाषा में समझाई जाएगी। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास तक नोटिफिकेशन पहुँच सके, जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका जो शीर्षक है। देखिए, कोशिका संरचना और कार्य। कोशिका की संरचना और प्रकार के बारे में इस पाठ में अध्याय में आपको बताया गया है। तो आगे बढ़ते हैं अब। तो सबसे पहले कोशिका की परिभाषा जान लेते हैं हम लोग। कोशिका किसे कहते हैं? तो किसी भी जीव के शरीर की संरचनात्मक सबसे छोटी इकाई जो होती है, उसके शरीर को बनाने में सबसे छोटी इकाई जिसका यूज होता है शरीर को बनाने में, उसको क्या बोलते हैं? कोशिका बोलते हैं। देखिए, आपको हम सरल भाषा में समझाएं। जिस तरह से किसी भी मकान को बनाने के लिए सबसे पहले किसकी आवश्यकता होती है? एक ईंट की आवश्यकता होती है। उसी तरह किसी भी जीव के शरीर को बनाने के लिए सबसे पहले एक कोशिका की आवश्यकता होती है। और कोशिकाओं से मिलके ऊतक का निर्माण होता है। ऊतक से अंग का निर्माण होता है और अंगों को मिला के एक शरीर का निर्माण होता है, चाहे वो किसी भी जीव का शरीर हो। ठीक, जिस तरह से आपको हम उदाहरण के लिए बताए थे कि जिस तरह से ईंट से किसी दीवार का निर्माण होता है और उस दीवार से एक कमरे का निर्माण होता है और बहुत सारे कमरों को मिला के एक मकान, घर का निर्माण होता है, उसी तरह से कोशिका से आगे चल के एक शरीर का निर्माण होता है। तो प्यारे बच्चों, आपको इस वीडियो में जो भी बताया जाएगा वो आपके इस अध्याय में ही है, इससे बाहर नहीं है। इस अध्याय से ज़्यादा ही बताया जाएगा, जो नॉलेज होगी उससे कम नहीं बताया जाएगा। ठीक है, जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ होंगी हम आपको वो भी बताते चलेंगे। तो आप लोग वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, बीच में वीडियो को छोड़ के ना जाइए, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। चाहे आप कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम ले लीजिए, उसमें भी ये एक बहुत ही अच्छा टॉपिक होता है। तो देखिए, कोशिका की खोज किसने की थी? तो यहाँ आपके लिखा हुआ है कि रॉबर्ट हुक ने 1665 में कार के स्लाइड का सामान्य आवर्धन यंत्र की सहायता से अध्ययन किया। सरल भाषा में बताएं तो रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में एक पेड़ के छाल में उन्होंने किसका अध्ययन किया था? एक बहुत सूक्ष्म, बहुत छोटे चीज़ को देखा। किसकी सहायता से देखा था? सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा था। क्योंकि कोशिका की साइज इतनी छोटी होती है, उनको सामान्य आंखों से नहीं देखा जा सकता, तो उन्होंने सूक्ष्मदर्शी का इस्तेमाल किया। सूक्ष्मदर्शी वह यंत्र होता है जिसके माध्यम से किसी भी बहुत सूक्ष्म, बहुत छोटी चीज़ों को देखा एवं उनका अध्ययन किया जाता है। ठीक, तो उन्होंने देखा उस चीज़ को, तो उन्होंने उसको क्या नाम दिया? उन्होंने उसको सेल बोला, जिसको कोशिका कहा जाता है। तो लेकिन वो कौन सी कोशिका थी? वो एक मृत कोशिका थी। तो रॉबर्ट हुक ने कैसी कोशिका की खोज की थी? एक मृत कोशिका की खोज की थी। अब आगे देखिए, जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? एंटोनियो वान ल्यूवेनहॉक नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने जीवित कोशिका की खोज की थी। उन्होंने भी सूक्ष्मदर्शी की सहायता से एक कोशिका को देखा जो जीवित कोशिका थी तथा उसका अध्ययन किया था। अब देखिए, आगे आपके बुक में भी दिखाया गया है कि भवन के लिए ईंट तथा सजीवों के में कोशिका दोनों ही क्या होती हैं? मूलभूत संरचनात्मक, अर्थात रचना करने वाली। किसी भी शरीर को, किसी को बनाने के लिए, रचना करने के लिए मूलभूत संरचनात्मक इकाई होती है। यद्यपि भवन निर्माण में एक समान ईंटों का प्रयोग होता है, परंतु उनकी आकृति, डिजाइन एवं साइज अलग अलग होते हैं। इसी प्रकार सजीव जगत में के जीव एक दूसरे से भिन्न होते हुए भी कोशिकाओं से बने होते हैं, क्योंकि बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं। कुछ छोटी होती हैं, कुछ बड़ी होती हैं, कुछ दूसरे डिज़ाइन की होती हैं कोशिका, कुछ दूसरे डिज़ाइन की होती हैं। आपको देखिए चित्र में क्या 8.2ab में दिखाया गया है। चलिए थोड़ा सा इमेज को हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, स्क्रीन में आपके सामने ये इमेज दिखाई दे रही है कि जिस तरह से एक दीवार को, एक कमरे को, एक घर को बनाने के लिए सबसे पहले ईंटों की आवश्यकता होती है। एक एक ईंट को लगा के एक दीवार बनाई जाती है। उसी तरह से एक एक कोशिका मिलके एक ऊतक का निर्माण करते हैं। ऊतक से क्या बनता है? अंग बनता है। और अंगों से क्या बनती है? कोशिका बनती है। अंगों से क्या बनता है? शरीर बनता है। उसी तरह से
ईंट से एक दीवार बनती है, दीवार से एक कमरे का निर्माण होता है और कमरों से मिलकर एक मकान, एक घर बनता है। ठीक, तो दोनों का कार्य क्या होता है, समान होता है कि ये मूलभूत इकाई कहलाती हैं। अब देखिए 1665 में जो रॉबर्ट हुक द्वारा देखी गई थी कोशिका वो ये है। ठीक, इसका बहुत बड़ा चित्र आपके सामने दिखाया गया है, लेकिन वो एकदम सूक्ष्म कोशिका होती है जिसको रॉबर्ट हुक ने सूक्ष्मदर्शी की सहायता से जूम करके देखा था, तो उनको इस तरह से दिखाई दिया था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मुर्गी का अंडा एक एकल कोशिका है। मुर्गी का जो अंडा होता है वो केवल कोशिका होता है। वो केवल क्या होता है, मुर्गी का अंडा केवल एक कोशिका होता है। वो थोड़ा सा बड़ा होता है जिनको हम लोग आसानी से देख सकते हैं अपनी आँखों से। अब आगे देखते हैं कि बहुकोशिकीय जीव और एक कोशिकीय जीव किन्हें बोलते हैं। तो देखिए, वह जीव जिनका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं से बना होता है, जैसे मनुष्य हो गए, उदाहरण के रूप में आप देखिए मनुष्य हो गए, उनका शरीर क्या होता है, बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, तो उनको बहुकोशीय अर्थात बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर जब शरीर का निर्माण करती हैं तो उस जीव को क्या बोला जाता है, बहुकोशिकीय जीव। मल्टी सेलुलर, मल्टी का अर्थ यहाँ क्या दिया है, अनेक, और सेलुलर का अर्थ क्या होता है, कोशिका। और पृथ्वी के अंदर जिस तरह से छोटे या बड़े जीव होते हैं तो उनमें कोशिकाओं की संख्या भी उसके अनुसार ही होती है। जैसे कोई बड़ा जीव है, हाथी है, तो उनमें कोशिकाओं की संख्या ज़्यादा होगी, और जो छोटे जीव होते हैं जैसे चींटी हो गई तो उनमें क्या होगी, कोशिकाओं की संख्या कम होती है। और कोशिकाओं के कम या ज़्यादा होने से शरीर में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जितना कार्य बड़ी कोशिका वाले का शरीर कार्य करता है उसी तरह से कम कोशिका वाले जीवों का शरीर भी कार्य करता है। अब आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है इसमें। देखिए, किसी भी जीव के जीवन का जो आरंभ होता है, जीवन का आरंभ एक कोशिका से ही होता है, जो एक निषेचित अंडा होता है। चाहे वो कोई भी जीव हो, मनुष्य हो या और कोई भी जीव हो, तो केवल एक कोशिका से उसका शरीर बनना स्टार्ट होता है और निषेचित अंडा गुणन करता है तथा वृद्धि एवं परिवर्धन के साथ कोशिकाओं की संख्या बढ़ती जाती है और कोशिका बढ़ते बढ़ते ऊतक बनाते हैं और ऊतक से अंग, अंग से शरीर बन जाता है। अब देखिए, एक कोशिकीय जीव किन्हें कहते हैं, ऐसे जीव जो केवल जिनमें केवल एक कोशिका होती है, वो कोशिका ही उनका संपूर्ण कार्य कर लेती है। जो बहुकोशिकीय वाले जीवों का शरीर करता है वो उनका शरीर केवल एक कोशिका में ही कर लेता है, उनको क्या बोलते हैं, एक कोशिकीय जीव होते हैं। जैसे अमीबा आपको दिखाई दे रहा है चित्र में, और क्या दिखाई दे रहा है, पैरामीशियम जो चप्पल के आकार का होता है। तो ये एक कोशिकीय जीव है, इनको जूम करके इनकी फ़ोटो बनाई गई है, लेकिन ये बहुत सूक्ष्म होते हैं, इनको हम लोग ऐसी आँखों से, सामान्य आँखों से नहीं देख सकते। इनको देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। तो एक कोशिकीय जीव को क्या बोलते हैं, एक कोशिका को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यूनिसेलुलर। देखिए आगे, एक कोशिक जीव जैसे कि अमीबा भोजन का अंतर्ग्रहण करता है तथा पाचन करता है और श्वसन, उत्सर्जन, वृद्धि और प्रजनन भी करता है। बहुकोशिकीय जीवों में यह सभी कार्य विशिष्ट कोशिकाओं के समूह द्वारा संपादित किए जाते हैं। जैसे बहुकोशिकीय जीवों में क्या होता है, खाने के लिए क्या होता है, मुंह अलग से दिया हुआ होता है, पेट दिया होता है, लेकिन उनमें क्या होता है, उनमें केवल एक कोशिका होती है। वो खुद खा भी लेती है और अपने अंदर भोजन को पचा भी लेती है। उत्सर्जन अर्थात खराब जो चीज़ें होती हैं उनको निकाल भी देती है। केवल एक ही कोशिका कार्य हो जाता है। जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं उनमें ये सभी कार्यों के लिए अलग अलग कोशिकाओं का समूह होता है जो ऊतक बनाता है, और ऊतक से अलग अंग बने होते हैं। जैसे सांस लेने के लिए हमें मनुष्यों में नाक दिया जाता है, उसी तरह से एक कोशिका जीव जैसे अमीबा या पैरामीशियम में क्या होता है, उनकी जो एक कोशिका होती है वो स्वयं ही श्वसन क्रिया कर लेती है, उनको किसी भी दूसरे अंग की आवश्यकता नहीं है। देखिए, कोशिकाओं का यह समूह ऊतक का निर्माण करता है तथा विभिन्न ऊतक अंगों का निर्माण करते हैं, जो आपको बता चुके हैं पहले ही। अब देखिए, मानव रक्त के बारे में, खून जिसको बोलते हैं, उनके बारे में बताया गया है कि मनुष्य के रक्त में पाई जाने वाली श्वेत रक्त कोशिकाएं WBC जिनको बोलते हैं भी एक कोशिकीय संरचना का उदाहरण है जो अपनी आकृति बदल सकती हैं। WBC एक कोशिका है, जबकि अमीबा एक पूर्ण विकसित जीव है जिसका स्वतंत्र अस्तित्व है। लेकिन WBC का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, ये एक कोशिका है, लेकिन ये बहुत सारे होते हैं शरीर के अंदर। अब देखिए, ये मानव शरीर के अंदर ये 3 प्रकार की कोशिकाओं
के बारे में आपको दिखाया गया है इमेज में। ये गोल वाली क्या है, देखिए गोलाकार रक्त कोशिकाएं होती हैं और तुर्क रूपी पेशी कोशिका होती है, ये वाली हो गई। और सी नंबर जो है लंबी शाखान्वित तंत्रिका कोशिका होती है, ये है ना, सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है, जिसका आकार इस तरह से होता है। वैसे देखा जाओ तो मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, अंडाणु होती है, जो स्त्रियों में होती है अंडाणु। और सबसे छोटी कोशिका मानव शरीर में कौन सी होती है, शुक्राणु, जो पुरुषों में होता है। अब कोशिका की साइज़ के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि कोशिका की जो साइज, सजीवों में कोशिका का साइज 1 मीटर का 10 लाख में भाग, अर्थात बोला जाए तो माइक्रोमीटर अथवा माइक्रोन के बराबर छोटा होता है, अर्थात जिसको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, इतना छोटा होता है। तो देखिए, जो इनको किससे देखा जा सकता है, इनको सूक्ष्मदर्शी की सहायता से हम लोग देख सकते हैं, सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इनको देखा जाता है जूम करके। तथा सबसे छोटी कोशिका की साइज़ क्या है, 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर है, जो कि जीवाणु कोशिका है, ठीक। और सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है, जिसका साइज होता है 170 mm गुणे 130 mm होता है। सबसे बड़ी कोशिका क्या है, शुतुरमुर्ग का अंडा, ये आपको याद रखना है। और सबसे छोटी कोशिका क्या है, सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, जीवाणु कोशिका है, इसको भी आपको याद रखना है। अब कोशिका के विभिन्न भागों के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। कोशिका का एक महत्वपूर्ण भाग होता है कोशिका झिल्ली, जिसके अंदर क्या होता है, कोशिका के सभी अंग जो होते हैं वो भरे होते हैं। ये इस तरह से एक थैले के समान होती है, देखिए गोलाकार थैले के समान ये। तो इस तरह से कोशिका झिल्ली की साइज होती है। तो इसका क्या कार्य होता है, इसके अंदर कोशिका के सभी अंग होते हैं और कोशिका द्रव भरा होता है, जिससे कोशिकांग संतुलित रहें। तो ये कहाँ किस किस में पाई जाती है, जंतुओं में भी पाई जाती है, चलने वाले जीवों में जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलते हैं, और जो स्थिर रहते हैं जैसे पेड़ पौधे पादप हो गए, उनमें भी पाई जाती है। जीवों में जो होती है कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है, प्रोटीन का बना होता है। कोशिका के सभी अंग इसी में होते हैं, ये आप लोग याद रखिए। इसको एक नाम से और जाना जाता है, देखिए कोशिका झिल्ली, जिसे प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं। अब कोशिका भित्ति के बारे में बात कर लेते हैं। ये केवल किस में होती है, केवल पेड़ पौधों में पाई जाती है। तो आप लोग सोचिए कि ये जीवों क्यों नहीं पाई जाती, क्योंकि जीवों को इसकी आवश्यकता नहीं होती है, इसकी आवश्यकता पेड़ पौधों को होती है। जीव क्या होते हैं, अपने शरीर को कपड़े द्वारा, और जो जानवर होते हैं बालों द्वारा ढक सकते हैं, ढके रहते हैं, उससे उनकी सुरक्षा होती है ऊपरी शरीर की। और जो पेड़ पौधे होते हैं उनको तो सभी तरह के वातावरण, सभी तरह के जो हवा चली और धूप होता है और विभिन्न प्रकार के वो होते हैं, उनका सामना करना पड़ता है। इसीलिए कोशिका झिल्ली के अलावा इनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, जो मोटी होती है। बाहरी कोशिका झिल्ली के बाहरी इसी तरह से होती है, जिससे उनके बाहरी आवरण की सुरक्षा करती है। ये केवल पौधों में पाई जाती है, ध्यान रखिएगा। और यह सेल्यूलोज का बना होता है, सुरक्षा तथा आकार प्रदान करता है ना। तो उम्मीद है आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए केंद्रक किसे कहते हैं। कोशिका में एक केंद्रक होता है, जिस तरह से आप लोगों ने पढ़ा होगा वृत्त तो पढ़ा होगा आप लोगों ने, उसमें एक केंद्रक होता है एकदम सेंटर में। कहाँ होता है, एकदम बीच में होता है। इसी तरह से कोशिका के अंदर भी एक केंद्रक होता है, जिसको कोशिका का दिमाग या ब्रेन बोला जाता है। जिस तरह मनुष्य अपने दिमाग से कुछ चीज़ें सोचता है, सभी कार्यों को कंट्रोल करता है, शरीर के सभी कार्यों को कंट्रोल करता है, उसी तरह से उसका जो कोशिका का जो केंद्रक होता है वो भी कोशिका के अंदर सभी क्रियाकलापों को कंट्रोल करता है। तो आप लोग ये ध्यान में रखिएगा। कोशिका के केंद्र में घनी तथा गोलाकार संरचना होती है, जिसे केंद्रक कहते हैं। केंद्रक एवं कोशिका झिल्ली के मध्य, केंद्रक और कोशिका झिल्ली के मध्य क्या होता है, एक जेली के समान गाढ़ा पदार्थ भरा होता है, जिसे कोशिका द्रव कहते हैं। अब सोचिए कोशिका द्रव क्यों भरा होता है। जिस तरह से एक कोशिका हुई, उसमें एक केंद्रक हुआ। केंद्रक एक झिल्ली में पैक रहता है, जिसको केंद्रक झिल्ली बोलते हैं। इसके चारों तरफ आवरण होता है, और उसके बाद यहाँ सभी
अंग होते हैं कोशिका का, एक अंग यहाँ, एक अंग यहाँ, सभी अंग होते हैं। और इसमें एक पदार्थ बड़ा होता है गाढ़ा, तो समझ लीजिए वो पानी की तरह होता है लेकिन गाढ़ा होता है थोड़ा सा। तो यहाँ वो इनके बीच में जो जगह खाली है यहाँ वो भरा होता है, इसी तरह से वो ऐसे भरा होता है। क्यों भरा होता है? ताकि कोशिका के जो अंग हैं वो आपस में लड़े भिड़े नहीं और उनको स्थिरता मिली रहे, वो एक स्थान पे स्थिर रहें। अगर जो इनके बीच में कुछ भी ना भरा जाता तो जो खाली स्थान है वो इधर से उधर जब मनुष्य चलता और कोई भी जीव वो करता, गति करता, तो वो इधर उधर चल के क्षतिग्रस्त हो जाते हैं ना। तो इसी तरह से ये पदार्थ बड़ा होता है गाढ़ा, तो वो उनको संतुलित रखता है, एक स्थान पे जमाए रखता है। यही कारण है कि कोशिका द्रव का कार्य यही होता है। तो आपके बुक में केवल ये परिभाषाएं दी गई हैं, लेकिन हम आपको समझाते चल रहे हैं ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। जब किसी चीज़ को थोड़ा सा विस्तार से पढ़ा जाता है तो वो अच्छे से समझ में आ जाती है। अब ये देखिए यहाँ क्या बोल रहे हैं, मैं जानना चाहता हूँ कि पौधों कोशिका भित्ति की आवश्यकता क्यों होती है। हमने आपको पहले ही बता चुका है कोशिका भित्ति की आवश्यकता क्यों होती है। कोशिका झिल्ली होती है और कोशिका भित्ति दोनों होती है पौधों में। कोशिका भित्ति इसलिए होती है ताकि उनको विभिन्न प्रकार के मौसमों से लड़ने की सुरक्षा मिल सके उनके बाहरी छाल आवरण को। तो देखिए आपके बुक में क्या लिखा है, पौधों में कोशिका झिल्ली के अतिरिक्त एक बाहरी मोटी परत होती है जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। कोशिका झिल्ली को आबंध करने वाली यह अतिरिक्त कोशिका झिल्ली को आबंध अर्थात बाहर से क्या देती है, आबंध यानी बांध के रखती है, करने वाली अतिरिक्त संरचना पौधों की कोशिकाओं की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। पादप कोशिका को ताप में परिवर्तन, तीव्र गति से चलने वाली वायुमंडलीय नमी इत्यादि विभिन्न परिवर्तनों से सुरक्षा की आवश्यकता होती है, इसलिए उसमें कोशिका भित्ति होना आवश्यक है। कोशिका भित्ति की आवश्यकता जीवों को नहीं होती है क्योंकि वो अपने बाल से अपने शरीर की रक्षा करते हैं और मनुष्य कपड़े पहन के विभिन्न प्रकार के अपने शरीर की रक्षा करते हैं। तो देखिए ये इमेज में आपको हम बताते हैं कि ये हो गया आपका कोशिका द्रव, यहाँ जो बड़ा दिखाई दे रहा है, और ये जो है ये केंद्रक है, ठीक। ये एक कोशिका है, इसके अंदर कोशिका द्रव है और केंद्रक और सभी जो और अंग होते हैं इसमें उपस्थित रहते हैं इसी के अंदर। तो देखिए कोशिका द्रव के अंदर कौन कौन से पदार्थ होते हैं। कोशिका द्रव के बारे में हम बता चुके हैं, जिनको कोशिका द्रव में जो अंग उपस्थित होते हैं कोशिका, उनको कोशिकांग बोला जाता है। जैसे होता है माइक्रोकांडिया, ये कोशिका का ऊर्जा घर कहलाता है, इसमें कोशिका की ऊर्जा बनती है। गाल्जी काय क्या होता है, गाल्जी काय होता है ये परिवहन का कार्य करता है, ऊर्जा या प्रोटीन का परिवहन करता है। राइबोसोम किसे बोलते हैं, राइबोसोम में प्रोटीन का निर्माण होता है, वह प्रोटीन लेके ये गाल्जी काय परिवहन करता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक। और रसधानियाँ होती हैं, ठीक। इसी तरह से तारक काय भी होता है, तो बहुत सारे उसमें अंग होते हैं। अब थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में। तो देखिए ऐसी कोशिकाएं जिनमें केंद्रक पदार्थ केंद्रक झिल्ली के बिना होता है, केंद्रक पदार्थ जो होता है वो केंद्रक झिल्ली के बिना होता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका कहलाती हैं। जो केंद्रक होता है उसके चारों तरफ केंद्रक झिल्ली नहीं होती है, जैसे ये कोशिका हुई, कोशिका के अंदर क्या हुआ, केंद्रक हुआ। ये केंद्रक स्वतंत्र होता है, इसमें कोशिका झिल्ली नहीं होती, ये उसी के अंदर जो पदार्थ होता है उसी में इधर से उधर होता रहता है। और जो यूकैरियोटिक कोशिकाएँ होती हैं उनमें केंद्रक झिल्ली होती है, केंद्रक के चारों तरफ एक आवरण होता है। अगर जिन कोशिकाओं में केंद्रक के चारों तरफ एक आवरण होता है उनको यूकैरियोटिक कोशिका बोलते हैं, और जिन कोशिकाओं के केंद्रक के बाहर एक आवरण या झिल्ली नहीं होती उनको प्रोकैरियोटिक कोशिका बोलते हैं। ये देखिए कोशिकाओं में झिल्ली युक्त सुसंगठित केंद्रक पाया जाता है, ये यूकैरियोटिक कोशिका कहलाती हैं। ऐसी कोशिकाओं वाले जीव यूकैरियोट्स कहलाते हैं। और देखिए केंद्रक में क्या होता है, केंद्रक में होता है धागे के समान संरचना होती है जो क्रोमोसोम तथा गुणसूत्र कहलाते हैं। यहाँ जीन के धारण तथा आनुवांशिक गुणों अथवा लक्षणों को जनक से अगली पीढ़ी में स्थानांतरित करते हैं। जैसे बोलते हैं कि पिता के गुण उसके पुत्र में इसी के माध्यम जाते हैं, गुणसूत्र जो होते हैं उन्हीं कारण से क्रोमोसोम और गुणसूत्र के माध्यम से जाते हैं। तो इनके बारे में आप लोग आगे चल के विस्तार से पढ़ेंगे। अब थोड़ा सा देख लेते हैं पादप कोशिका अर्थात पौधों की कोशिकाओं की संरचना कैसी होती है। इस चित्र में आपको दिखाया गया है, देखिए
तो इसमें देखिए ये आपको दिखाई दे रही है कोशिका भित्ति, जो कोशिका झिल्ली है उसके बाहर होती है कोशिका भित्ति, जो सुरक्षा करती है कोशिका की। और उसके अलावा एक हरित लवक होता है, जो प्लास्टिड होता है, वो विभिन्न रंग के होते हैं। उनमें एक प्लास्टिड क्या होता है, हरे रंग का होता है, इसको हरित लवक बोलते हैं। और इसी के कारण पेड़ की पत्तियां हरे रंग की दिखाई देती हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि पेड़ वृक्ष के पत्तों में कौन से पदार्थ के कारण हरा दिखाई देता है, क्या होता है, हरित लवक होता है, प्लास्टिड। ठीक, देखिए कोशिका झिल्ली ये, और इसके अंदर जो द्रव भरा हुआ है और इस अंग में इस द्रव में उसके सभी अंग हैं। और इसका केंद्रक देख लीजिए, जंतु कोशिका है, ये जंतु कोशिका है। और ए नंबर जो है ये पादप कोशिका है, ये वाली पादप कोशिका, और ये वाली जंतु कोशिका। इनमें क्या अंतर होता है, इनमें रिक्तिकाएँ पाई जाती हैं और इसमें भी केंद्रक पाया जाता है। देखिए इसमें भी केंद्रक पाया जाता है, इसमें भी केंद्रक पाया जाता है। कोशिका द्रव इसमें भी पाया जाता है, कोशिका द्रव पादप कोशिका में भी पाया जाता है। लेकिन कोशिका भित्ति जो होती है वो केवल पादप कोशिका में पाई जाती है और कोशिका भित्ति जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती। ये आपको अंतर लिखने के लिए शायद आएगा आगे चल के, जब आप लोग प्रश्न करेंगे तो आप लोग याद रखिए कि क्या क्या समानताएं होती हैं, क्या क्या असमानताएं होती हैं पादप कोशिका और जंतु कोशिका में। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, टोटल समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास ज़रूर भेजिए। एक रिक्वेस्ट है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँच सके और वो फ्री वीडियो क्लास का फ़ायदा उठा सके। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में क्वेश्चन आंसर के साथ। जय हिंद, जय भारत।